सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स। इससे पहले आप हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे सभी करवा दिए हैं। आपके चाहे आदिकाल हो, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भी जो आपके अनेक जो युग हैं, अलग अलग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद में जो आपका गद्य साहित्य है उससे संबंधित नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, उपन्यास, कहानी, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे, लगभग 10,000 के लगभग क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम करवा रहे हैं आपको भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रस विवेचन में चित्तर तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी। आपसे पूछा गया है कि जो रस विवेचन है उसमें जो चित्तर तुरंग न्याय है उसकी कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की थी। तो ये की थी आचार्य शंकुक ने। रस विवेचन की करने वाले जो आचार्य थे, रस विवेचन करने वाले जो आचार्य थे वो शंकुक थे, अभिनव गुप्त थे। भरतमुनि ने एक जो आपका इसकी व्याख्या में दिया गया वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए, अलग से नहीं करेंगे। रस विवेचन में चित्तर तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक ने की थी, जबकि अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की थी। आचार्य भट्ट नायक ने सांख्य दर्शन की, और आचार्य जो भट्ट लोलट हैं इन्होंने मीमांसा दर्शन नामक रस विवेचन की कल्पना की थी। आचार्य भट्ट लोलट हैं, इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, और इनका दार्शनिक मत था मीमांसा दर्शन। शंकुक है आचार्य और इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, और इनका दार्शनिक मत है न्याय दर्शन। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद और इनका दार्शनिक मत है सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद सिद्धांत है इनका, और इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। देखिए आचार्य कौन से हैं जिन्होंने काव्य गुण है उनकी संख्या 10 मानी है, वो है भरत मुनि। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और आचार्य भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। चारों ही ऑप्शन की डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। ठीक है, काव्य गुणों की संख्या 10 मानने वाले कौन है? आचार्य भरत मुनि। और आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 10। आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या मानी है 20, और आचार्य वामन का सिद्धांत था कौन सा? रीति सिद्धांत, और आचार्य भरत मुनि का सिद्धांत था रस सिद्धांत। ठीक है, क्षेमेंद्र का सिद्धांत है औचित्य सिद्धांत, और आचार्य भोजराज का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सरस्वती कंठाभरण। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उसकी दृष्टि से नाटक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उसकी दृष्टि से नाट्य का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। क्या होता है? रसास्वादन। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है रसास्वादन। आचार्य भरत मुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण और दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद मतलब रस का रसास्वादन को प्रमुख बताया। देखिए, उद्देश्य तो चारों ही हैं। व्यक्ति का परिशोधन भी है, चरित्र चित्रण भी है, और दृश्यों का प्रस्तुतिकरण भी है। लेकिन जो व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण और दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके गौण तत्व, जबकि मुख्य तत्व एक ही है, कौन सा? रसास्वादन। मुख्य उद्देश्य एक ही है, कौन सा? रसास्वादन। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेय ग्रंथ है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। देखिए, जो नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है और जिसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। आप याद रखेंगे, नाट्यशास्त्र इसको पंचम वेद की संज्ञा देने वाले स्वयं भरत मुनि जी थे। ठीक है, अगला है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा, और इसके लेखक हैं राजशेखर। देखिए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा और इसके लेखक हैं राजशेखर, जबकि भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार बताए हैं।
विश्वनाथ के द्वारा रचित जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है। कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया है जो कवि कंठाभरण है उसके रचनाकार कौन है? जो क्षेमेंद्र साहब हैं, जो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो हैं, उनकी रचना है कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की अन्य रचना है औचित्य विचार चर्चा, सुवृत तिलक, दशावतार चरित, जबकि दंडी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है काव्यदर्श और धनंजय के द्वारा रचित है 10 रूपक। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? क्या है? जो अनुकरण है, अरस्तु जी का सिद्धांत है कौन सा? अनुकरण सिद्धांत। उनमें से कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, बिल्कुल ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। और अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, ये भी ठीक है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं करती, ये कथन गलत है, क्योंकि काव्य है वो प्रकृति का अनुकरण ही है। ठीक है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि काव्य है वो प्रकृति का ही अनुकरण है। इन्होंने अनुकरण को महत्व दिया है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये बात अरस्तु अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है। देखिए, अरस्तु साहब हैं, उन्होंने काव्य को क्या माना है? प्रकृति का ही अनुकरण माना है। जबकि कविता है जगत की अनुकृति, ये भी इन्होंने कहा है। अनुकरण की प्रक्रिया है वो आनंददायक होती है। अनुकरण में हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। ठीक है। जबकि अनुकरण को, काव्य की जो प्रकृति की नकल है, अनुकरण का अनुकरण है, ये सब करने वाले कौन थे? प्लेटो साहब थे। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड्स साहब। कौन है? रिचर्ड्स। देखिए, यहाँ पे स्टार दिया गया, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स ही हैं। कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जबकि प्लेटो की है पुस्तक इयोन, क्रोचे की है एस्थेटिक्स और इलियट की है द सेकेंड वुड। आयोग ने इसका उत्तर गलत माना था, मानकर कॉमन आंसर दिया था। यहाँ पे किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? आप सबसे पहले याद रखेंगे कि औदात्य सिद्धांत देने वाले कौन थे। तो देखिए, औदात्य सिद्धांत देने वाले थे लोनजाइन्स, और इसका आंसर भी आएगा लोनजाइन्स। किसकी मान्यता थी कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो ये कहने वाले थे लोनजाइन्स, और औदात्य सिद्धांत देने वाले भी कौन थे? लोनजाइन्स। लोनजाइन्स की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम क्या है? औदात्य। लोनजाइन्स के ग्रंथ का नाम है पेरी हुप्सूस। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1554 में हुआ था। पेरी हुप्सूस मूलतः रेटोरिक मतलब भाषण शास्त्र की पुस्तक है। याद रखेंगे, जो पेरी हुप्सूस है वो मूलतः किसकी है? रेटोरिक, जिसे भाषण शास्त्र की पुस्तक कहा जाता है। लेखक है मैथ्यू अर्नोल्ड, और इनकी पुस्तक है कल्चर एंड अनार्की। और शार्ट, जिन्हें शार्ट भी कहा जाता है, इनकी पुस्तक है द नोसी। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? आपसे पूछा गया है कि अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन नहीं है। तो इनमें से जो अलंकारवादी आचार्य नहीं है वो है आनंदवर्धन। क्यों? क्योंकि आनंदवर्धन धमनीवादी आचार्य है। क्या है? आनंदवर्धन है वो धमनीवादी आचार्य है, जबकि केशव, भामय और जयदेव ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। आपका आंसर आएगा डी। देखिए, आनंदवर्धन है वो अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ध्वनिवादी आचार्य हैं, जबकि अन्य तीनों अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है। देखिए, भामय का ग्रंथ है काव्य अलंकार, जयदेव का ग्रंथ है चंद्रालोक, आनंदवर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक, और केशवदास की है कवि प्रिया। भरमानंद सहोदर किसे कहा जाता है? तो भरमानंद सहोदर कहा जाता है रस को। भरमानंद सहोदर किसको कहा जाता है? रस। देखिए, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की मान्यता है कि रसो वे सह, अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। वक्रोक्ति के प्रणेता हैं कुंतक, ध्वनि के प्रणेता हैं आनंदवर्धन,
और आपके अलंकार के प्रणेता हैं भामह सा। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए, मिथक है उसका घनिष्ठ संबंध किससे होता है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। बिल्कुल ठीक है, जो अति मानवीय पौराणिक पात्र हैं उनका संबंध किससे होता है? मिथक से होता है। विज्ञान लेख से प्रौद्योगिकी यथार्थवाद, इनसे इनका संबंध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा अति मानवीय पौराणिक पात्र। मिथक का जो घनिष्ठ संबंध है वो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि जो विज्ञान लेखन है, प्रौद्योगिकी जिसे टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता है। ये तीनों ही क्या है? वास्तविकता से संबंधित हैं। वास्तविकता से संबंधित कौन है? विज्ञान लेखन, प्रौद्योगिकी जिसे टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, और यथार्थवाद, इन सभी का संबंध है वास्तविकता से, जबकि मिथक का जो घनिष्ठ संबंध है वो किसे है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से है। अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपाद शब्द है काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का। कौन सा? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, ये कथन है किसका? पंडित जगन्नाथ का। देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो कथन आचार्य हैं उनके अलग अलग कथन दिए गए हैं। यहाँ पे है पहला, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का है। वाक्य रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ का है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादस निष्पत्ति ही, ये आचार्य भरत का है। और तददोषो शब्दार्थो शैगुणालंकृति पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट का कथन है। चारों ही कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। अगला है, काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा गया कि जो काव्य प्रयोजन है इससे कौन सा कथन आपका सही नहीं? इससे जो काव्य प्रयोजन है इससे यश की प्राप्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। आर्थिक लाभ भी होता है, ये भी ठीक है। आनंद प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, ये कथन गलत है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होना। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है कथन काव्य प्रयोजन की दृष्टि से सही नहीं है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन है, इससे यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी होता है, आनंद की प्राप्ति भी होती है, और इसमें चरम विश्रांति की भी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? विद्वान है, इन्होंने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, इन तीनों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। नहीं माना तो किसको माना है? ईश्वर कृपा को नहीं माना है। लेकिन ईश्वर कृपा को महत्वपूर्ण मानने वाले थे कौन? प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, उन्होंने ईश्वर कृपा माना था काव्य को। ठीक है, किसने माना था? दिव्य कृपा माना था, ईश्वर कृपा माना था किसने? प्लेटो ने। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग वे में। देखिए, विद्वानों ने इस कृपा को काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक नहीं माना, बल्कि तीनों तत्वों को आवश्यक माना है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कि जो ध्वनि सिद्धांत है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ध्वनि के दो प्रमुख भेद होते हैं, यही आपका गलत है। देखिए, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि के कितने भेद होते हैं? ध्वनि के आपके दो भेद होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्वनि के आनंदवर्धन जी ने, आनंदवर्धन है, उन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया और उसमें इन्होंने 3 भेद बताए थे। कौन से? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। तो ये देखिए, आपका पहला कथन है यही गलत हो गया। आपसे पूछा सही नहीं है तो आपका ए ऑप्शन आएगा। आगे देख लेते हैं, इनके तीनों सत्य कथन है। जो लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों कथन ठीक है, जबकि ए ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। देखिए, ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने जाते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कथन कौन कौन से हैं? सही सत्य यहाँ पे कथन दिए गए हैं। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि को के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है, ये भी ठीक है।
ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी हैं, ये भी ठीक है। और आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद बताए हैं, वहाँ पे 2 बताए थे तभी ये गलत हुआ था। 3 भेद बताए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरस्तु ने अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपका जो अरस्तु ने सिद्धांत दिया था कौन सा, अनुकरण सिद्धांत, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय है भावनापूर्ण अनुकरण से, बिल्कुल ठीक है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय है भावनापूर्ण अनुकरण। अनुकरण भी एक सृजन प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं, यही तो कथन गलत है, क्योंकि अनुकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। अनुकरण का ऊपर चर्चा प्लेटो ने भी की थी और अनुकरण सिद्धांत देने वाले थे अरस्तु साहब। प्लेटो और अरस्तु हैं, इनके जो अनुकरण के बारे में इन्होंने परिभाषित किया था अनुकरण को, इनमें अंतर है और यहाँ पे दिया गया अंतर नहीं है, तो यही कथन आपका आंसर ठीक है, यही कथन आपका गलत है। अनुकरण का नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो अनुकरण है उसका प्लेटो से हटकर नया अर्थ प्रस्तुत किया था किसने? अरस्तु ने, और वही क्या है? कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करता है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। देखिए, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत एक थे, मत में कोई अंतर नहीं है, मतलब एक थे, ये कथन गलत है। ठीक है, यह कथन गलत है। अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कथन निम्न प्रकार से हैं, कौन कौन से देखिए। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है, बिल्कुल ठीक। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था, जी बिल्कुल ठीक है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय और पद्धति के आधार पर पारंपरिक इन्होंने भेद किया है। ये मैं आपको कोशिश करूंगी कि अलग अलग जो जितने भी काव्य शास्त्र सिद्धांत हैं और उनके जो आचार्य हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्री हो चाहे भारतीय काव्य शास्त्री हो, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने के बाद में मैं इनकी डिटेल्स भी आपको पढ़ाऊंगी। आपको बिल्कुल एक एक शब्द को स्पष्ट करते हुए पढ़ाऊंगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है, ये बिल्कुल सही है, और वहाँ पे क्या दिया था कि प्लेटो है और अरस्तु, उनके मत में अंतर नहीं है, और वही कथन गलत है। अगला है, देखिए, लोनजाइन्स का जो उदात्त तत्व है उसके विषय में विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है, सही नहीं है। देखिए, लोनजाइन्स का जो उदात्त सिद्धांत है उसके विषय में आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। लोनजाइन्स के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। ठीक है, लोनजाइन्स का जो उदात्त सिद्धांत है उसके 3 पक्ष हैं, कौन कौन से? एक तो अंतरंग है, एक बहिरंग है और एक विरोधी तत्व है। ठीक है, महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। जो आपके महान विचार हैं, लोनजाइन्स के अनुसार जो महान विचार हैं उनकी उद्भावना अंतरंग तत्व में आती है, क्योंकि 3 पक्ष हैं, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। तो अंतरंग में क्या आता है? महान विचारों की उद्भावना, समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत आती है। बहिरंग तत्व है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती हैं? समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत आती है। अगला है, लोनजाइन्स हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। लोनजाइन्स हर स्थिति में साहित्य में गरिमामय भाषा का प्रयोग के पक्षधर थे, यह कथन लोनजाइन्स के उदात्त तत्व के विवेचन के संबंध में सही नहीं है। लोनजाइन्स के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कथन ये हैं, कौन कौन से देखें। लोनजाइन्स के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, एक अंतरंग है, एक बहिरंग है और एक विरोधी तत्व है। महान विचारों की जो उद्भावना होती है वो अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत आती है, जबकि आपके देखें जो समुचित रचना की भव्यता और निरूपण तथा अलंकारों का निरूपण होता है इसमें, और काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण होता है। ठीक है, जो काव्य है उसमें शब्द का, रूप का और बिंब का आदि का निरूपण होता है। अगला है, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? भरत मुनि ने
जो रस निष्पत्ति संबंधी जो सूत्र दिया था उसके जो व्याख्याकार हैं उसमें से जो कौन से विद्वान हैं उसकी व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है, तो वो है अभिनव गुप्त। कौन है? अभिनव गुप्त। देखिए सभी से संबंधित दिया गया है। भारत के जो रस निष्पत्ति व्याख्याकार हैं उसमें कौन कौन है, पहले तो आप ये बात याद रखेंगे। तो कौन कौन से? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक और भट्ट लोलट। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाती है। श्री शंकुक की व्याख्या अनुभूतिवाद कहलाती है। भट्टनायक की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाती है और अभिनव गुप्त की व्याख्या अव्यक्तिवाद कहलाती है। सही कथन कौन सा है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ठीक है। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है, बिल्कुल ठीक है। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। आपसे पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। देखिए ये तो सभी कथन ही सही हैं, ठीक है, सभी कथन ही सही हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया आपका स्टार। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, जी बिल्कुल। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ठीक। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है, बिल्कुल ठीक है। अगला है, देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषुभानुजा वे हलदर के वीर। देखिए यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। कौन सी है? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। एक बात मैं और बता दूं, जो ये पद है इसमें श्लेष अलंकार भी है। क्यों है? देखिए यहाँ पे जो वृषभानुजा कौन है? वृषभानु की पुत्री है और बलराम के भाई हैं। और दूसरा अर्थ है बैल की अनुजा है और दूसरी तरफ हलदर बैल है, ठीक है। यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी के वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अगला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं के विचक्षणता, प्रीति और कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? किसने माना है? आचार्य भामह ने माना है। किसको? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन मानने वाले हैं आचार्य भामह। देखिए आचार्य भामह ने चतुर्वर्ण फल प्राप्ति, जिनमें से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य रुद्रट ने धर्म, प्रीति, अर्थ, अनर्थोपसम तथा सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मित उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। किसके अनुसार? आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश किसने माना? आचार्य मम्मट ने माना है। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? कवि की जो अनुभूति है उसके साथ साथ जो काव्य परिवेश है उसका भी साधारणीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र साहब। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या है? सहृदय व्यक्ति है, उसका जो चित्त है उसका साधारणीकरण होता है। और कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, यही कथन तो गलत है, क्योंकि जो ये अन्य अर्थ निकलता है उसका मुख्य अर्थ से संबंध होता है और यहाँ पे दिया नहीं होता है, तो यही कथन गलत है, बी ऑप्शन। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल ठीक। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो देखिए ए, बी और डी बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन आपका पी है वो गलत है। आपसे पूछा है गलत। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है।
लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित सही कथन कौन कौन से? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण करना लक्षणा शब्द शक्ति होती है। किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर भी ग्रहण किया जा सकता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। जबकि आपको दिया गया नहीं होता है तो वही कथन आपका गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो देखिए, जो बिंबवाद है उसका प्रवर्तक है फ्लिंट। कौन है? फ्लिंट है। देखिए, बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 में फ्लिंट और हुल्मे ने प्रकाशित करवाया था। किसने? फ्लिंट और जो हुल्मे हैं उन्होंने बिंबवाद है इसके ऊपर घोषणा पत्र सन 1908 में प्रकाशित करवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंबवादी प्रमुख लेखक हैं एजरा पाउंड, लोवेल, इलियट, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड और एलिंगटन। बिंब क्या होता है? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद, काल्पनिक शब्दबद्ध समूर्तन के प्रभाव को बिंब कहा जाता है। बिंब दो प्रकार का होता है, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। देखिए, बिंब कितने प्रकार का होता है? तो बिंब होता है दो प्रकार का, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। जबकि बिंब के जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो होते हैं तीन, कल्पना, भाव और इंद्रिय। ठीक है, क्या है? कल्पना, भाव और जो आपका इंद्रियता है वो बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। और बिंब के प्रकार कौन कितने हैं? दो, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। रश्मि निष्पत्ति है उसके संबंध में भट्ट लोलट का मत कौन सा है? तो भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद। अनुमतिवाद किसका है? शंकु का। भुक्तिवाद भट्टनायक का। अव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। देखिए, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद और अन्य मत और प्रवर्तक इस प्रकार से हैं। अनुमतिवाद है आचार्य शंकु, भुक्तिवाद है भट्टनायक, अव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत में से सुमिलित करके सही कूट का आपको चयन करना है। आइए, रिचर्ड्स का सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का है अनुकरण, T.S. इलियट का है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और एक इनका है परंपरा का सिद्धांत भी, और कोलरिज का है कल्पना सिद्धांत। ठीक है, अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रास्ती सिद्धांत। सभी आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे आएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3 आपके ए ऑप्शन में है। और यहाँ पे देख लेते हैं हम सीधे इसका आंसर। साहित्य शास्त्री हैं आइए रिचर्ड्स, इसका है मूल्य सिद्धांत, अरस्तु का है अनुकरण, त्रास्ती, विरेचन, T.S. इलियट का है निर्व्यक्तिकता और परंपरावादी, और कोलरिज का है कल्पना सिद्धांत। अगला है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? क्या है? कविता है वो भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। और ये कथन है इलियट साहब का। किसका है? इलियट का है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन पाश्चात्य विचारक इलियट का है। इलियट ने निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वयो अनुरूप है प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गति ही प्रचार है। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो वो है आचार्य भरतमुनि का। किसका कथन है? आचार्य भरतमुनि का। देखिए, आचार्य भरतमुनि का कथन है कौन सा? वयो अनुरूप है प्रथस्तु वेशानुरूपश्च गति ही प्रचार है। औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य भरतमुनि का है। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो देखिए, जो काव्यालंकार सूत्र है इनमें से रचना है आचार्य वामन की। जी, काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर रीति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध का माना जाता है। भामन ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की थी। दंडी ने काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अलग अलग जो आचार्य हैं उन सभी के यहाँ पे दिए गए हैं ग्रंथ। भामे का है काव्यालंकार, जयदेव का है चंद्रालोक और दंडी का है काव्यदर्श।
काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते कथन किस आचार्य का है? क्या है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये कथन है किसका? तो ये कथन है आपके आचार्य दंडी का। किसका है? आचार्य दंडी का। देखिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये कथन है आचार्य दंडी का। ये कथन काव्य दर्श से उल्लेखित है। अन्य विवरण है, देखिए, अंगाश्रिता इष्टव अलंकाराः मनत्वः कट कादिवत, ये आचार्य मम्मट का है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, ये आचार्य वामन का है। और नन्नु शब्दार्थों काव्यम, ये आचार्य रुद्रट का है। ऐदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन किस आचार्य का है? क्या है? ऐदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, और ये कथन है किसका? किस आचार्य का कथन है? तो ये है हेमचंद्र का। ठीक है, और यहाँ पे तद दोषो आता तो ये होता मम्मट का। ठीक है, देखिए, ऐदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन आचार्य हेमचंद्र जी का है। निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणा भूषणम, ये है जयदेव का। और सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थ यत्वमेव काव्य लक्षणम, ये आनंदवर्धन का कथन है। और वाक्य रसात्मक काव्य, ये विश्वनाथ का कथन। उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने दिया था? देखिए, जो आपका उत्तर आधुनिकता शब्द है उसका प्रयोग कला के अर्थ में देने वाले कौन थे? तो कला के अर्थ में देने वाले थे जॉन बोर्थ। कौन थे? जॉन बोर्थ। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में देने वाले कौन थे? जॉन बोर्थ थे। अगला है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ये कथन किस आचार्य से संबंधित है? क्या है? व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ठीक है, तो ये कथन है किसका? प्रताप शाही जी का। व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ये कथन है आचार्य प्रताप शाही का। अन्य कथन का विवरण इस प्रकार से है, रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, ये भिखारीदास जी का। क्या है? रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और, ये भिखारीदास जी का है। होत कवित में चतुराई जगत राम बस होई, क्या है? होत कवित में चतुराई जगत राम बस होई, ये कुलपति मिश्र जी का कथन है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। अरस्तु के सिद्धांत याद रखेंगे, अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रास्ती सिद्धांत। देखिए, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। अन्य विवरण इस प्रकार से हैं, लोनजाइन्स उदात्तता का सिद्धांत, कोलरिज कल्पना का सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, और टी.एस. इलियट से आप याद रखेंगे एक इनका अन्य है परंपरा का सिद्धांत। विशिष्ट पदरचना रीति कथन किस आचार्य का है? आपसे पूछा गया है विशिष्ट पदरचना रीति, ये किस आचार्य से संबंधित है? वो है आचार्य वामन से। ठीक है, किससे संबंधित है? आचार्य वामन से संबंधित है विशिष्ट पदरचना रीति। देखिए, विशिष्ट पदरचना रीति कथन आचार्य वामन का है। अन्य आचार्यों के कथन हैं कौन कौन से? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये कुंतक का है। देखिए, सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थ शब्दार्थमय त्वमेव काव्य लक्षणम, ये आनंदवर्धन जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? उपयुक्त मान्यता किसकी? क्या है? वक्रोक्ति को अलंकार मानने वाले कौन थे? आचार्य भामह। और वक्रोक्ति सिद्धांत देने वाले थे आचार्य कुंतक। यहाँ पे बताया है अलंकार से संबंधित कि जो समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो आचार्य भामह की है, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार बताने वाले कौन थे? आचार्य भामह। और वक्रोक्ति सिद्धांत देने वाले कौन थे? कुंतक साहब थे। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। वक्रोक्ति अलंकार बताने वाले थे
आचार्य भामह और वक्रोक्ति सिद्धांत देने वाले थे कुंतक साहब। ठीक है, देखिए समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है। इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता आचार्य भामह की है। भामह अलंकारवादी प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार, जबकि दंडी द्वारा रचित ग्रंथ है काव्यदर्श। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। उद्भट के द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह है। ये अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापरक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। भामह ने अलंकारों की संख्या 38 बताई है। उद्भट ने 41, दंडी ने 39, वामन ने 32 और कुंतक ने 20। अभिनव गुप्त को काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है। देखिए जो अभिनव गुप्त हैं उनका जो काव्य विद्या गुरु है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता भट्ट तोत साहब को। अभिनव गुप्त है, उनके काव्य विद्या गुरु कौन है, भट्ट तोत। देखिए अभिनव गुप्त के जो काव्य विद्या गुरु हैं वो भट्ट तोत हैं। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है। ठीक है, जो अभिनव गुप्त हैं उन्होंने नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से, जो ध्वन्यालोक है उसकी टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से, और काव्य कौतुक की टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से लिखी है। जबकि भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति के आधार पर मानकर भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का दिया, श्री शंकुक ने अनुमतिवाद का दिया और आनंदवर्धन है वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। भट्ट तोत काव्य कौतुक नामक ग्रंथ की रचना की थी। भट्ट तोत हैं, उनका ग्रंथ था कौन सा, काव्य कौतुक, और इसकी टीका किसने लिखी थी, अभिनव गुप्त ने लिखी थी। किस नाम से, काव्य कौतुक विवरण नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रम से क्या लिया गया। तो देखिए ऋग्वेद से लिया गया पाठ्य, यजुर्वेद से लिया गया क्या, अभिनय, सामवेद से लिया गया गान और अथर्ववेद से लिया गया क्या। तो यहाँ पे आपका आएगा कौन सा, पाठ्य, अभिनय, गान और रस। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल यही आएगा, पाठ्य, अभिनय, गान और रस। देखिए नाट्यवेद हो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से लिया क्या, पाठ्य, यजुर्वेद से लिया अभिनय, सामवेद से लिया गया गान और अथर्ववेद से लिया गया रस। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए जो ऋचाएँ हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। अथर्ववेद जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो अभिव्यंजना सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो अभिव्यंजना सिद्धांत देने वाले थे क्रोचे। कौन थे, क्रोचे थे अभिव्यंजना सिद्धांत को देने वाले। तो यहाँ पे अभिव्यंजना मानसी चित्र है, ये ठीक है। सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, ये भी ठीक है। अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यही कथन आपका गलत है। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो अभिव्यंजना है उसकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती, उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति अनिवार्य है। क्या है, आंतरिक अभिव्यक्ति। ठीक है, यही आपका देखिए एक मुहिम सा अर्थ है, क्या है, बाह्य शब्द है ये, और इसी के ऊपर आंसर निर्भर है। जो अभिव्यंजनावाद है उसमें बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य नहीं है, उसमें आंतरिक अभिव्यक्ति अनिवार्य है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। तो आपका आंसर आएगा सी। देखिए अभिव्यंजना के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। अभिव्यंजना के विषय में कथन, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं,
अभ्यंजना ही कला का रूप है, ये सभी कथन सत्य हैं। अभ्यंजनावाद का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेडेत्तो क्रोचे ने दिया था। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ है एस्थेटिक्स। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग है सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। क्रोचे अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध स्वीकारते हैं और अभ्यंजनावाद को आत्मिक क्रिया बताते हैं, जबकि वहाँ पे क्या दिया गया था, बाह्य क्रिया। तो आत्मिक क्रिया बताते हैं मतलब आंतरिक क्रिया इसको बताते हैं। अगला है काव्यम ग्राह्य अलंकृत सूत्र किसका है, तो ये देखिए ये किसका है, ये आचार्य वामन का है। क्या है, काव्यम ग्राह्य अलंकारात, ये सूत्र है आचार्य वामन का। देखिए काव्यम ग्राह्य अलंकारात सूत्र वामन का है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया था, किंतु रीति वर्णन में उन्होंने विचार उपलब्ध होते हैं। वामन ने सौंदर्यम अलंकार है कथन कहा है। आगे क्या कहा है, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः काव्य हेतु के संदर्भ में यह उक्ति आचार्य भामह की है। ठीक है, और भामह अलंकारवादी आचार्य थी। ठीक है, अलंकार संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, आचार्य भामह। अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है, देखिए अरस्तु है उसके अनुसार अनुकरण क्या है, तो वो है नवसृजन। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नवसृजन और नकल की नकल, प्रकृति की हूबहू नकल, हूबहू तो नहीं लेकिन नकल की नकल कहने वाले थे इनके गुरु प्लेटो। ठीक है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है, नवसृजन है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है। देखिए अरस्तु के अनुसार विरेचन है वो किसका परिष्कार करता है, तो देखिए जो अरस्तु है उसके अनुसार विरेचन है वो अंतःवृत्तियों का परिष्कार करता है। किसका, अंतःवृत्तियों का। अरस्तु के अनुसार विरेचन अंतःवृत्तियों का परिष्कार करता है। अरस्तु अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में दुखांतक, त्रास्ती का विरेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं पेरिपोइतिकेस, लेखनेक, रितोरिकेस। ठीक है, काव्यर आत्मा ध्वनि रीति ही बुद्धर्ये समामनाथ पूर्व स्तस्या भावम जगत दूर परे भक्ता माहु स्तमन्ने, यह कथन किस आचार्य से संबंधित। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधर्ये समामनाथ पूर्व स्तस्या भावम जगत दूर परे भक्त माहु स्तमन्ने, यह कथन किस आचार्य का है, तो यह कथन है आनंद वर्धन का। ठीक है, आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। देखिए काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधर्ये समामनाथ पूर्व स्तस्या भावम जगत दूर परे भक्त माहु स्तमन्ने, यह कथन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य आनंद वर्धन का है। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। आचार्य कुंतक हैं, इन्होंने जो वक्रोक्ति है उसमें से किसको भेद नहीं माना है, तो आचार्य कुंतक हैं, इन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, कल्पना वक्रता नहीं है, वर्ण विन्यास वक्रता है, प्रबंध वक्रता है, कल्पना वक्रता नहीं है, और यही आपका आंसर आएगा। देखिए आचार्य कुंतक ने कल्पना वक्रता को वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद हैं जो निम्न प्रकार से वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। औचित्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए औचित्य सिद्धांत है वो देने वाले औचित्य नहीं है, औदात्य सिद्धांत है। औदात्य सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए जो औदात्य सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे, तो औदात्य सिद्धांत को देने वाले थे लोनजेंस। ठीक है,
लोनजाइन्स के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पेरी इप्सुस, बिल्कुल ठीक है। बाल देता उदात्ते का आवश्यक तत्व अंग, बिल्कुल गलत है, यही गलत है। बाल देता उदात्ते का आवश्यक तत्व नहीं है, बाल देता है ये इसका विरोधी तत्व है। जो उदात्ते सिद्धांत है उसका विरोधी तत्व है 3, कौन कौन से? एक तो बालेता, एक शब्दाडंबर और एक भावा आडंबर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये आवश्यक तत्व नहीं, इसका आवश्यक तत्व क्या है? इसका आवश्यक तत्व है गरिमा में रचना विधान, ठीक है। गरिमा में रचना विधान है वो इसका महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा ये बी ऑप्शन, क्योंकि जो बाल देता है ये उदात्ते का आवश्यक तत्व नहीं, ये तो इसका विरोधी तत्व है। तो बालेता, शब्दाडंबर और भावाडंबर ये उदात्ते के क्या है? विरोधी तत्व हैं। और उदात्ते सिद्धांत देने वाले कौन थे? लोनजाइन्स, और इनका ग्रंथ है प्रमुख पेरी इप्सिस, ठीक है। आप बी ऑप्शन को समझ गए होंगे, ये विरोधी तत्व है, इनका आवश्यक तत्व नहीं है। अगला है भावावेश की तीव्रता उदात्ते का आवश्यक तत्व है और अंतरंग पक्ष है। देखिए हम पीछे पढ़े थे कि जो उदात्त है उसके 3 पक्ष हैं, कौन कौन से? अंतरंग पक्ष, बहिरंग पक्ष और विरोधी तत्व। तो विरोधी तत्व कौन से हो गए? बालेता, शब्दाडंबर और भावाडंबर। उदात्त में जो अंतरंग है वो यहाँ पे दिया गया है। भावावेश की तीव्रता उदात्ते और आवश्यक तत्व है, अंतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और गरिमा में रचना विधान उदात्ते का महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पे बच गया आपका बहिरंग। बहिरंग में क्या होता है? समुचित अलंकार है, योजनाएं हैं, उत्कृष्ट भाषा है, वो बहिरंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उदात्त है, इसके 3 रूप हैं, कौन कौन से 3 पक्ष हैं? अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व है। उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं, कौन से? अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। देखिए उदात्ते सिद्धांत के संबंध में बालेता उदात्ते का आवश्यक तत्व है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो बालेता है वो उदात्त का विरोधी तत्व है। लोनजाइन्स के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पेरी इप्सुस। भावावेश की तीव्रता उदात्ते का आवश्यक तत्व है और अंतरंग पक्ष है। गरिमा में रचना विधान उदात्ते का महत्वपूर्ण अंग है। उक्त तीनों कथन उदात्ते सिद्धांत के संबंध में सत्य हैं। देखिए कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा असत्य कथन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में असत्य कथन ही पूछे गए हैं। मार्क्स के अनुसार श्रम और वृक्ष संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है, बिल्कुल ठीक है। मार्क्स के अनुसार इन्होंने श्रम और जो वृक्ष संघर्ष है उसमें काव्य की मूल प्रेरणा को प्रतिपादित इन्होंने किया है। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। देखिए यही तो आपका गलत है, क्योंकि मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ये गलत है। नहीं आएगा यहाँ पे आएगा मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को महत्व दिया है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। आंसर आएगा बी। मार्क्स दुनिया में सब मनुष्यों को 2 वर्गों में बांटते हैं, बिल्कुल ठीक है, शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छा कथन है ये। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर आएगा कौन सा? बी। देखते हैं व्याख्या। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में असत्य कथन है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वृक्ष संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है। मार्क्स दुनिया में सब मनुष्यों में 2 वर्गों में बांटते हैं, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। उक्त तीनों कथन कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में सत्य है। काव्य लक्षण और एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए शब्दार्थों सहित काव्यम भामा की परिभाषा, बिल्कुल ठीक है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की परिभाषा है। तद 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट का कथन है। रमणीय यार्थ प्रतिपादक है सप्तह काव्यम, ये दंडी का नहीं है। तो ये किसका है? ये पंडित जगन्नाथ जी का। क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक है सप्तह काव्यम, ये किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का है। देखिए रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, ये दंडी का काव्य लक्षण और लक्षणकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये किसका है? ये पंडित राज जगन्नाथ जी का। दंडी द्वारा प्रदत्त काव्य है शरीरम तावत इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, ये किसका है? ये है दंडी का। अगला है शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यादे व्यक्षणात् काव्य गे शिक्षा अभ्यास इति
हेतु स्तु द्वेभ्य। काव्य हेतु विषयक उपयुक्त मत में किस आचार्य का है? क्या पूछा आपसे? ये कथन है किसका? मम्मट का। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभा है उसको शक्ति मानने वाले कौन थे? मम्मट साहब थे, और वही परिभाषा यहाँ पे दी गई है। उक्त काव्य हेतु विषयक मत आचार्य मम्मट का है। सामान्य प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य हेतु माना जाता है। रुद्रट ने प्रतिभा को सहजा और उत्पाद्या दो भेद में बांटा है। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन की उक्ति है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्याम गति। ध्यातव्य है कि वामन ने काव्य हेतु के संबंध में काव्यांग शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आचार्य वामन है, इन्होंने काव्य हेतु के लिए शब्द का प्रयोग किया था। किसका? काव्यांग का। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर अक्षते सद्ये पर निर्वृते कांता सम्मित तदोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन विषयक उपयुक्त मत इनमें से किसका है? देखिए काव्य में यश का, व्यवहार का, कांता सम्मित उपदेश मतलब पत्नी के द्वारा प्रिय संदेश दिए जाने वाले, पर निर्वृत्ति, सभी को काव्य प्रयोजन मानने वाले एक ही आचार्य थे। कौन थे? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 माने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग दिए गए हैं सभी के संबंध में देखिए किस किस ने काव्य प्रयोजन, कौन कौन आचार्य हैं जिन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं, कौन कौन से? काव्यम यशस्य अर्थे वृते व्यवहार विदे शिवेतर अक्षते सद्ये पर निर्वृत्ते कांता सम्मित यो उपदेश यजे। ये मम्मट का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेच सर्वेम कालसु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निवेशनम। ये भामह का है। काव्यम सदृष्टा दृष्टा प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। ये है वामन का। ठीक है, वामन ने दृष्ट और अदृष्ट नाम दिया है प्रीति और कीर्ति को। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।